के साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर और सीधे आपको ले चलते हैं रेलवे बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इनको हम चलाएं और पंजाब से जो हमको फूड ग्रेन लेके बाहर देश के कोने कोने में पहुंचाना है उसको हम लेके जाना चाहेंगे। धन्यवाद। So selective operations of the trains is not feasible. जैसे सर बता रहे हैं selectively नहीं हो पाएगा। In the meantime last question सर लेंगे। सर I know you busy sir. Mr. श्रीवास्तव विनोद श्रीवास्तव जी पूछना चाहते हैं सर। विनोद जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर नमस्कार। सर कल आपने जैसा कि सुना था, कल मैंने आपसे कि जो चीफ सेक्रेटरी से बात हुई थी तो उन्होंने आश्वासन और भरोसा दिया था कि कल मॉर्निंग में हम सारे ब्लॉकेज क्लियर करा देंगे। नंबर 1 तो ये था, लेकिन जो आज प्रगति है वो केवल 9 ब्लॉकेज क्लियर हुए हैं। इस तरह से मुझे जो लगता है कि क्या राज्य सरकार से आपको सहयोग नहीं मिल रहा क्या ट्रेनों को चलाने के लिए? और इसके पहले भी देखा गया है कि हमारे यहाँ ट्यूटोरियल तमाम कई स्टेट में जब इस तरह की परिस्थितियां आती थी तो हम लोग पहले क्या है कि सिक्योरिटी ट्रेन चलाते थे, उसके पीछे हम लोग कुछ ट्रेनों को चलाया करते थे, जहां तक मुझे याद है। तो क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि फेस्टिवल सीजन में कुछ पैसेंजर्स ट्रेन को हम इस तरह चलाने की कोशिश करें? क्योंकि राज्य सरकार जिस तरह से आपको भरोसा दे रही है कि मॉर्निंग में खाली करा देंगे, दोपहर में खाली, वैसा मुझे नहीं लग पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? राज्य सरकार के साथ हम समन्वय बनाए हुए हैं और मुख्य सचिव से हमारी अभी भी बात हुई है और डीजी आरपीएफ ने डीजी पुलिस से बात की है और ये बिल्कुल हम लोग आशान्वित हैं। हमको आशा है कि कम से कम समय में ये सारे ब्लॉकेड हट जाएंगे और राज्य सरकार से हमें जल्दी से सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाएगा सारी ट्रेनें चलाने के लिए, पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए, गुड्स ट्रेन चलाने के लिए। और हमने मेंटेनेंस का काम काफी तेजी से शुरू कर दिया है और जैसे ही ये ब्लॉकेट्स खत्म होती हैं और राज्य सरकार से एक सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती है कि सारी ट्रेनें, गुड्स ट्रेनें और पैसेंजर ट्रेनें चलाएं, तो हम चला लेंगे। और हमें काफी होप है और काफी उम्मीद है। राज्य सरकार से हम लगातार बात कर रहे हैं और राज्य सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये ब्लॉकेट खत्म हो जाएगा और जल्दी से जल्दी हमको राज्य सरकार से सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाएगी और हम पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन चला पाएंगे। अरुण जी, आप कुछ बताना चाहेंगे फर्दर इस पे? नहीं सर। Okay sir, thank you, thanks everybody for joining in such a short notice and thank you chairman sir for accepting the request. Thank you sir. Thank you sir. Thanks. Okay, thank you. रेलवे की तरफ से अब स्थिति को साफ किया गया है। कहा कि कुछ जगह पर आंदोलनकारी अभी भी रेलवे के क्षेत्र में बैठे हुए हैं। उम्मीद है कि जल्द पंजाब सरकार, राज्य सरकार सुरक्षा क्लियरेंस देगी और उसके बाद यहां ट्रेनों की बहाली हो जाएगी। जैसे सुरक्षा क्लियरेंस मिल जाएगी, ट्रेन चलाई जाएंगी, ब्लॉक हटते ही ट्रेन चला देंगे। ये रेलवे की तरफ से कहा गया। अभी भी 22 जगहों पर ट्रैक बंद है। पैसेंजर और मालगाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करवाएं। हम राज्य सरकार के साथ संपर्क में हैं। हमारी कोशिश पंजाब में जल्द ट्रेनों का परिचालन शुरू हो। भारतीय रेलवे विभाग की तरफ से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी जा रही थी कि किस तरीके से इस मसले का हल निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और रेलवे की तरफ से पंजाब सरकार से सीधा संपर्क साधा गया है। और इस बात पर पंजाब सरकार को भी साफ कहा गया कि जब आप हमारी सुरक्षा सुनिश्चित कर देंगे उसके बाद ट्रेनों का परिचालन पहले की तरह शुरू कर दिया जाएगा। किसान आंदोलनकारी अभी भी 22 जगहों पर ट्रैक पर बैठे हुए हैं। अगर अभी ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया तो कई हादसे हो सकते हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में एहतियात बरता जा रहा है और राज्य सरकार से कहा गया है कि सभी जगहों से जब ये ट्रैक से किसान हट जाएंगे, मेंटेनेंस का काम भी जारी है, वो पूरा होते ही रेलवे की तरफ से ट्रेनों का परिचालन एक बार फिर से शुरू कर दिया जाएगा। त्योहारी सीजन है, ऐसे में लोगों के लिए भी एक बड़ी राहत होगी, मालगाड़ियां भी चल पाएंगी, इससे पंजाब को राहत मिलेगी। अगली बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा में कृषि कानून पर संग्राम छिड़ा। वेल में पहुंचे कांग्रेस विधायक और सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। कानून के समर्थन में मनोहर सरकार प्रस्ताव लाई थी और सीएम मनोहर लाल ने सदन में धन्यवाद प्रस्ताव रखा, जिस पर खूब हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री ने केंद्र के कृषि कानून को किसान हितैषी बताया। कांग्रेस ने लेकिन प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया और वोटिंग की मांग की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस के विधायक
वेल तक पहुंच गए और इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन इसमें कृषि कानून पर कैसे संग्राम हुआ उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक वेल तक जा पहुंचे, सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। इस कानून के समर्थन में मनोहर सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था। सीएम मनोहर लाल ने सदन में धन्यवाद प्रस्ताव रखा, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने इस पर ऐतराज जताया और सीएम ने जहां केंद्र के कृषि कानून को किसान हितैषी बताया, तो वहीं कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध करते हुए वोटिंग की मांग की। और जानकारी लेंगे चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़े हैं। अंकित, तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे किस तरीके से कांग्रेस के विधायक इस पूरे मसले पर अपनी बात रख रहे हैं और हंगामा भी होता नजर आ रहा है। क्या अपडेट है, क्या जानकारी? कृषि कानूनों को लेकर के मुख्यमंत्री प्रस्ताव लेकर के आए और वो धन्यवाद प्रस्ताव लेकर के आए कि जिस तरह से कृषि कानून बनाए गए हैं, 3 जो कृषि कानून बनाए गए हैं केंद्र सरकार के धन्यवाद के लिए। और फिर उसके बाद इसके ऊपर जो हंगामा किया कांग्रेस ने और सदन के अंदर हंगामा हुआ तो चर्चा की मांग की गई, तो चर्चा की मांग एक्सेप्ट कर ली। जो मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने मांग एक्सेप्ट कर ली कि चर्चा होगी और उसके बाद तो फिर दूसरी मांग उन्होंने रखी कि वोटिंग की जाए, वोटिंग करवाई जाए। तो वोटिंग की भी मांग मुख्यमंत्री ने मान ली, लेकिन कहा गया कि पहले चर्चा होती है, उसके बाद जो वोटिंग होती है और डिवीजन ऑफ हाउस होता है, लेकिन बिना चर्चा के कोई भी वोटिंग नहीं हो सकती। और ये बात कही गई, रूल के हवाले दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रूल है उसके हवाले दिए गए, विधानसभा अध्यक्ष ने भी रूल के हवाले दिए, लेकिन कांग्रेस के विधायक ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा हो। वो सीधा सीधा चाहते हैं कि वोटिंग हो और डिवीजन ऑफ हाउस हो और कुछ नहीं हो। लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से ये साफ मना कर दिया गया कि ऐसा कहीं भी रूल्स के अंदर नहीं है और किसी भी ऐसे, क्योंकि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ने रघुवीर काद्यान को कहा और भी जो विधायक है उनको भी कहा कि किसी भी कानून के अंदर ये नहीं है कि पहले चर्चा होती है और चर्चा के बाद ही वोटिंग होती है। लेकिन कांग्रेस के जो विधायक थे लगातार हंगामा करते रहे, वेल के अंदर आ गए। उसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको नेम करना पड़ा विधायकों को और 30 मिनट के लिए अभी विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। जी शुक्रिया अंकित, जानकारी के लिए। 30 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। कांग्रेस ने धन्यवाद प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था और कांग्रेस की तरफ से मांग उठाई गई थी कि इस पर वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कृषि कानूनों पर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव रखा, जिसका कि कांग्रेस के विधायकों ने एक सुर में विरोध किया। लेकिन अपनी तरफ से सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं होता कि सीधे वोटिंग हो, बल्कि पहले चर्चा होती है। इस मांग को भी स्वीकार किया और कहा कि पहले चर्चा होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के विधायक इस बात पर अड़े रहे कि इस मामले पर वोटिंग होनी चाहिए। आखिरकार स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया। अगली बड़ी खबर बल्लभगढ़ निकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई। फरीदाबाद पुलिस ने 11वें दिन चार्जशीट दाखिल की। 600 पन्नों की चार्जशीट में 60 लोगों को गवाह बनाया गया। केस में बेहद कारगर साबित होगी। जो सीसीटीवी फुटेज थी वो कॉलेज के बाहर निकिता की हत्या की थी, गोली मारकर निकिता की हत्या की गई थी। अब पुलिस ने 11वें दिन अपनी चार्जशीट दाखिल की है। 600 पन्नों की चार्जशीट है और इस चार्जशीट पे 60 लोगों को गवाह बनाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो सीसीटीवी फुटेज है, जो हम इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो सबसे अहम कड़ी है। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता लगा था कि किस तरीके से इस वारदात को, इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कॉलेज के बाहर कैसे निकिता की हत्या की गई। मर्डर केस में फरीदाबाद पुलिस ने आज रिकॉर्ड 11 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल कर दी है। चार्जशीट 600 पेजों की है और उसमें करीब 60 विटनेसेस रखे हैं। फरीदाबाद पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन पूरे साइंटिफिक ग्राउंड्स पर की है, जिसमें मटेरियल, फोरेंसिक और डिजिटल एविडेंसेस को इकट्ठा किया गया है। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी विटनेसेस भी हैं और लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन भी है। देखो, चार्जशीट उन्होंने जमा कर दी है, अच्छी प्रिपरेशन की है पुलिस ने, बहुत जल्दी की है। वो एक देखा जाए तो ना, बहुत हमारी प्रशासन ने बहुत बड़ा इंटरेस्ट लेके टाइम से पहले SIT ने अपने टाइम पर चार्जशीट जमा करा दी।
चलिए और जानकारी लेंगे। फरीदाबाद से मेरे सहयोगी दीपक कुमार जुड़े हैं फोनलाइन से। दीपक, 11वें दिन फरीदाबाद पुलिस ने निकिता हत्याकांड मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल की है, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल फरीदाबाद पुलिस ने जो एसआईटी बनाई हुई थी फरीदाबाद पुलिस की, उसने आज अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है और 11 दिन के रिकॉर्ड समय के अंदर ये चार्जशीट जो है ये दाखिल की गई है। पुलिस के मुताबिक 600 पन्ने की ये चार्जशीट है जिसमें 60 गवाह बनाए गए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस पूरी चार्जशीट में है वो ये है कि मृतका का डाइंग डिक्लेरेशन है इसमें, यानी कि निकिता का जो डाइंग डिक्लेरेशन था, मरते समय उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया पुलिस को, वो इसमें शामिल है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज के जो जिक्र है जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से आरोपी तौसीफ जो था उसने हत्या की थी, किस तरह से गोली मारी थी, वो पूरा इसमें सीसीटीवी फुटेज है। इसके अलावा 60 लोगों को आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि 60 लोगों को इसमें गवाह बनाया गया है और पूरी कोशिश इस बात की गई है कि किसी भी तरह से इस पूरे प्रकरण में कहीं भी आरोपी छूट ना पाए, किसी भी तरह से बच ना पाए। हमने देखा कि 5 घंटे के अंदर, हत्याकांड के 5 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। तो ऐसी स्थिति में उसके हाथ पर जो बाकायदा गन के जो बारूद के जो अंश थे उन अंशों का भी पुलिस ने सैंपल लिया है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे कि पुलिस बहुत मजबूत मानकर चल रही है और कितनी मेहनत की है इसमें चार्जशीट में, इसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि मात्र 11 दिन के अंदर 600 पेज की चार्जशीट तैयार कर दी गई और दावा पुलिस का ये कि किसी भी कीमत पर आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। खास बात इसमें एक और देखने को मिली कि ये मामला ऐसा रहा जिस पर चूंकि पूरे देश की नजर थी, तो इस पर फरीदाबाद पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो सारे इस जांच पर लगातार नजर बनाए हुए थे और डिप्टी एडवोकेट जनरल जो हरियाणा सरकार के हैं वो तक इस पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए थे। एक एक चीज चार्जशीट में वकीलों से, आला अधिकारियों से, सबसे डिस्कशन किया गया है और उसके बाद चार्जशीट तैयार की गई है। कोशिश इस बात की कि किसी भी तरह का कोई भी पॉइंट ऐसा ना छूट जाए जिसका आरोपियों को फायदा मिल पाए और आज ये चार्जशीट पेश कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि ये जो मामला है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की परमिशन कब तक मिलती है, कब तक ये मामला चलना शुरू होगा। लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर ये कि चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, 600 पेज की चार्जशीट और 60 गवाह। जी धन्यवाद दीपक जानकारी के लिए। तो इसी के साथ उम्मीद की निकिता को इंसाफ मिलेगा। 11वें दिन फरीदाबाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, 600 पन्नों की चार्जशीट और इसमें हर महत्वपूर्ण बात का ख्याल रखा गया है। ये कोशिश पुलिस की कि इस मामले में निकिता को इंसाफ मिले और साथ ही समाज में एक कड़ा संदेश भी जाए जो इस तरीके से सरेआम कानून को हाथ में लेते हैं और सरेराह ऐसे अत्याचार करते हैं, वारदातों को अंजाम देते हैं। और विधानसभा में भी निकिता हत्याकांड का मामला उठाया गया। निकिता हत्याकांड पर गृह मंत्री अनिल विज ने जवाब दिया। लव जिहाद का एंगल भी सामने आई है, उनकी तरफ से कहा गया सदन के अंदर कि लव जिहाद का एंगल भी सामने आया है। हरियाणा में भी लव जिहाद पर कानून बनाने पर विचार हो रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलेगा, दोषियों को सजा मिलेगी। धोखे से प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन गलत है। आज सदन के अंदर भी जब ये मामला उठा तो उस पर गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से जवाब में कहा गया कि लव जिहाद का भी एंगल सामने आया है और हरियाणा में लव जिहाद पर कानून बनाने पर भी विचार हो रहा है। साथ ही ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा ताकि दोषियों को सजा मिले। धोखे से प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन गलत है। मैं तो मंत्री जी से एक चीज पूछना चाहूंगा कि हमारे हरियाणा प्रदेश से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत के अंदर एक रैली का आयोजन करके बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। प्रधानमंत्री के नारे के मुताबिक महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी जहां प्रदेश की सरकार देगी वहां केंद्र की सरकार भी उसमें मदद करेगी। लेकिन हैरानी की बात है, इस नारे के बाद महिला पुलिस फोर्स की संख्या बढ़नी चाहिए थी और विशेष रूप से कॉलेज, स्कूल या वो ट्रांसपोर्ट जिनके माध्यम से बच्चियां एक गांव से शहर तक पढ़ने आती है, एक गांव से दूसरे गांव तक पढ़ने जाती है, उनको वहां सरकार की तरफ से सुरक्षा प्रदान हो। हम तो ये मानते थे कि इनको सुरक्षा मिलेगी, लेकिन अपराध में सुधार होने की बजाय अपराध निरंतर बढ़ता गया। महत्वपूर्ण
जो प्रदेश का केस है जिसने सारे देश की आत्मा को हिलाया, निकिता मर्डर केस, हम उसकी बात कर रहे हैं। और इसमें अभय जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या उपाय सरकार कर रही है वो विषय भी उठाया, और सरकार इसमें बहुत गंभीर है। 33 वुमेन पुलिस स्टेशन खोले गए हैं महिलाओं के केसेस को डील करने के लिए, ताकि महिलाएं आकर वहां पर बहुत आज़ादी के साथ अपनी बात कह सकें। वुमेन हेल्पलाइन 1091 हमने खोली है। वुमेन हेल्प डेस्क हमने एस्टेब्लिश किए हैं सब डिवीज़न लेवल के ऊपर, और 1091 नंबर पर कोई कंप्लेंट करने पर तुरंत उसकी कार्रवाई की जाती है। उसी प्रकार से दुर्गा शक्ति ऐप हमने बनाई है, और उसको अब तक 2,16,300 महिलाओं ने डाउनलोड किया है। उसके ऊपर कोई भी अपनी जो कंप्लेंट है वो दर्ज कर सकता है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रेनों को शुरू करने पर रेलवे बोर्ड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कहा, हमारी कोशिश पंजाब में जल्द ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाए। हम राज्य सरकार के संपर्क में, पैसेंजर और मालगाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करवाई जाए। अभी भी 22 जगहों पर ट्रैक बंद पड़े हैं। सुरक्षा क्लियरेंस मिलते ही ट्रेन चला दी जाएंगी। उम्मीद है जल्द राज्य सरकार सुरक्षा क्लियरेंस दे देगी। कुछ जगह पर आंदोलनकारी अभी भी रेलवे के क्षेत्र में आते हैं, और जब तक ये सभी रास्ते साफ नहीं हो जाते तब तक ट्रेनों की आवाजाही नहीं हो पाएगी। अमृतसर से मेरे सहयोगी राजीव शर्मा जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। राजीव, आज रेलवे बोर्ड की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि वो राज्य सरकार के संपर्क में है। ट्रेनों का परिचालन तभी होगा जब क्लियरेंस मिल जाएगी स्टेट गवर्नमेंट से, लेकिन आपसे जानना चाहते कि हकीकत क्या है, कितनी जगहों पर ट्रैक अभी भी बंद पड़े हुए हैं? जी देखो सुदेश, जितों तक केंद्र सरकार या रेलवे ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 44 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ट्रैक जरूर खाली करांगे, पर सिर्फ तो सिर्फ माल गड्डियां दे लई उसनूं खाली किया जाएगा। कोई भी पैसेंजर ट्रेन जिहड़ी है वो नहीं चलण दित्ती जाएगी। तो रेल ट्रैक के बिल्कुल नाल ग्राउंड दे विच जिथे किसान लीडरां वल्लों लंगर दा जां होर प्रबंध किया गया। मेरे नाल सूबा सकत्तर ने सरवन सिंह पंधेर, उन्हां तों जाणदे। पंधेर साहब, रेलवे बोर्ड कह रहा कि असीं ट्रेनां चलाउण लई बिल्कुल तैयार हैं, सिर्फ पंजाब सरकार की जिहड़ी क्लीयरेंस है वो उन्हां नूं इंतजार है, पर 22 ਥਾਵਾਂ ਤੇ हले भी कहा जा रहा कि किसान ट्रैक ते बैठे ने। इस धरने की इस वे ताज़ा जिहड़ी सिचुएशन की है? पहली गल तो भी सरकार नूं देनी चाहिए क्लीयरेंस, पहलों भी असीं कहा सीगा। दूसरा आपां किहड़ा 22 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ दावा कर रहे हैं, सानू नहीं लगता 30 जथेबंदियां ने वापस ले लिया। ग्राहां वालियां भी लोक हितां नूं ध्यान विच रखदे आ 30 जथेबंदियां ने भी कहा भी असीं उस स्टेशन तो पार्कां च आ जाएंगे। ग्राहां वालियां भी कि भी असीं लोक हित नूं असीं भी सारी चीज़ां नूं वेखदे होइआं रेल ट्रैक बेला कर दिता ते साइड ते बैठण दा फैसला कर लिया। सो हुण ये चेयरमैन साहब किहड़े ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। पर वो कहते कि ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟਰੈਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ 21 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਵਧਾਤਾ। ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਾਂਗੇ, बस रेल ट्रैक खाली करके नाल बैठ जाएंगे। रेल रोको अंदोलन इस तरह चलूगा। अज शामी 4:30 बजे तक रेल ट्रैक खाली कर। पर जेकर पैसेंजर ट्रेनां चलाईयां जांदियां तां फिर किसान ट्रैक दे उपर बैठ सकदे आ। देखो जो पैसेंजर ट्रेन आऊगी जे इस करूगा तो उन्होंने जरूर असीं नहीं चलन देंगे, ये साडा फैसला। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ
रेल ट्रैक के बिल्कुल नाल प्लेटफार्म के उपर किसान जिहड़े ने वो लगातार डटे हुए ने और जिहड़ियां वख-वख सुरक्षा एजेंसियां ने या फिर पंजाब पुलिस के लगातार जिहड़े सवेर तो अधिकारी वो इन्हां किसान आगूआं के संपर्क दे विच ने और ये गल कही जा रही सी कि रेल ट्रैक ते जो उसके नाल प्लेटफार्म है उसनूं भी खाली करवाया जाएगा, पर किसानों ने सीधे तौर पर एक गल कह दी है कि वो रेल ट्रैक तो जरूर उठणगे पर वो प्लेटफार्म नूं जो है वो खाली नहीं करनगे। इस तो इलावा नाल दी नाल एक होर उन्होंने गल कही है कि जेकर राजीव आपसे एक बार फिर से जानना चाहते हैं, क्या पंजाब की सभी किसान जथेबंदियों का ये फैसला है कि आज शाम 4:30 बजे तक सभी ट्रैक खाली कर दिए जाएंगे या उनमें भी इस पर एक मत नहीं है? वो क्या अभी कोई किसी तरह का गुटबाजी की बात आई है या सब एक मत होकर ये फैसला कर चुके हैं कि आज 4:30 बजे तक रेलवे ट्रैक खाली कर दिए जाएंगे मालगाड़ियों के लिए? जी हाँ, ਜਿਹੜੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ इकट्ठा फैसला या फिर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का वखरा फैसला, तो इस लैके भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पंदेर साहब, ये जो फैसला किसान जथेबंदियां का ये साझे तौर पर फैसला या वख-वख पद्धर ते फैसले ले कह सकते हैं तालमेल वां साझा फैसला उन्होंने अपने तौर पे पंजाब दे हितां नूं वेख के कीता वधिया फैसला। जी राजीव, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सभी का फैसला है कि रेलवे ट्रैक खाली कर दिए जाएंगे ताकि मालगाड़ियों की आवाजाही एक बार फिर से पंजाब में शुरू हो जाए और उसके बाद जो हालात गंभीर है एक बार फिर से सामान्य हो जाए। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। 2006 में जब एक युवा कलेक्टर देवास आया तो यह एक सूखी भूमि थी। उनके दफ्तर में आने वाले लोगों के लिए सभी लोग उनसे कुछ करने का अनुरोध करते रहे। उमराव ने बड़े किसानों के पूरे समुदाय को एक बहुत ही अनोखी आर्थिक दलील के साथ जुटाया, एक ऐसा तर्क जिसने जमीन को हरा भरा कर दिया और न केवल बड़े किसान बल्कि हर किसान को समृद्ध कर दिया। उमराव का मॉडल आज भी दुनिया में सबसे अच्छे मामलों में से एक है। उसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2006 में उमाकांत उमराव देवास के जिला कलेक्टर के रूप में पहुंचे। तो मुझे अभी भी याद है कि जब मैं ज्वाइन किया तो बहुत लोग कलेक्टर से मिलने आते हैं। किसी भी सेगमेंट से, सोसाइटी से मेरे पास जो आए थे मिलने, उनकी चर्चा का कोई विषय रहा होगा, लेकिन लास्ट पॉइंट उठने के पहले एक बोलते थे कि सर पानी के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो ये रेगिस्तान बन जाएगा। फैक्ट ये है, केवल रूरल एरियाज को देखें तो मोर देन 90% वाटर केवल हम इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। इसको यदि आप इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव में देखें तो ये है कि 90% वाटर रूरल एरियाज में हम प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिट के लिए करते हैं यूज। तो हमारे नैरेटिव्स में ये आना चाहिए कि हम कैसे गांव की जो 66% 70% पॉपुलेशन है उसकी जो इकोनॉमिक नीड है जिसकी वजह से पानी यूज हो रहा है उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे विदाउट कंप्रोमाइजिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर। इस मॉडल के तहत सभी बड़े किसान जो सिंचाई के लिए अधिकांश भूजल का उपयोग करते थे, वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए अपनी भूमि पर बड़े लेकिन लागत प्रभावी खेत तालाबों को खोदने के लिए आश्वस्त थे। वो कम अवधि की होने वाली पानी की दिक्कतों से उन्हें निजात दिलाएगा और साल में 2 फसलों के लिए उनके जल संकट का समाधान होगा और उनकी उत्पादकता को बढ़ाएगा। और पूरे क्षेत्र के लिए भूजल को बढ़ावा मिलने से सभी छोटे किसानों को लाभ होगा।